नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो। दोस्तों, करंट अफेयर्स में हम पीटी 365 जो विजन आईएएस का आता है मटेरियल, जिसमें बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूरे साल का करंट अफेयर्स अच्छे से डिस्कस किया हुआ होता है, जो कि हमारी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम अभी तक पर्यावरण का पीटी 365 स्टार्ट कर चुके हैं। पहली वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी स्टार्ट हो चुका है, उसकी भी पहली वीडियो अपलोड है चैनल पर। और दोस्तों, तीसरा हम लेकर आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, जो पीटी 365 आपका आता है विजन आईएएस का। उसको ये विजन आईएएस है, विजन आईएएस का पीटी 365 होता है, जिसको लेकर के हम एक बार फिर से हाजिर हैं आप सबके सामने। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे पहले जो हम शुरू करने वाले हैं वह है आपका इंडिया चाइना रिलेशन पे आधारित जो भी करंट अफेयर्स पे चला है पूरे साल में, उसको देखेंगे। तो इंडिया चाइना का रिलेशन थोड़ा शुरू करेंगे और देखेंगे इंडिया चाइना का रिलेशन। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में आपको कुछ वीडियोस के लिंक मिलेंगे, जो कि इंडिया चाइना रिलेशन का जो ट्रेडिशनल पार्ट है, हमारा परंपरागत पार्ट, जहाँ से इंडो चाइना रिलेशन से स्टार्ट होता है, वहाँ से जो कि एक बहुत ही प्यारी एनसीईआरटी है 12th क्लास की समकालीन विश्व राजनीति, जिसको हमने चैनल पर बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। उसके 16-17 वीडियोज़ हैं, जिसमें से इंडिया चाइना रिलेशन पर जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल कंपटीशन वॉर का, उस पर जो हमारी पीआईबी और द हिंदू का डेली जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ हिंदी में प्रोवाइड कराई जा रही है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके चेक कर लेना। चैनल को ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे लोग उस पर जुड़ रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इंडिया चाइना रिलेशनशिप को। तो देखते हैं इंडिया चाइना रिलेशनशिप में क्या कुछ खास है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ना ये देखेंगे थोड़ा सा मैप में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से दिखेंगे, जहां इंडिया चाइना को लेकर के जिन जिन हिस्सों में विवाद है। मुख्य रूप से भारत और चीन को लेकर के 3 हिस्सों में विवाद है। आप जानते हैं कि चीन भारत के उत्तर से लेके पूर्वोत्तर तक पूरी बाउंड्री चीन और भारत की, यहाँ जम्मू कश्मीर से आपका लेके उसके बाद लद्दाख, फिर लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत और चीन के बीच में विवादित सीमा रेखा पड़ती है। और इन सीमा रेखा को दोस्तों 3 क्षेत्रों में हम बांटते हैं। पहला क्षेत्र आपका पश्चिमी क्षेत्र है। पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत अक्साई चिन्ह वाला एरिया आता है, जिसको अक्साई चिन्ह को इंडिया का ये क्षेत्र है, अक्साई चिन्ह ये वाला क्षेत्र, जिसको हमें ये अपना पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान, उसने चीन को गिफ्ट में दे दिया था एक विवाद को बढ़ाने के लिए, ताकि चीन से भारत हमेशा से उलझा रहे। उसके बाद दोस्तों, पैंगोंग त्सो लेक के आसपास यहाँ पर तो आप जानते हैं लद्दाख में पिछले साल गलवान घाटी में किस तरह से क्लाइसिस 2020 के अंदर हुए, जिसमें हमारे भी सैनिकों की काफ़ी मात्रा में कैजुअलिटी हुई और चीन के भी लगभग हमसे डबल सैनिक मारे गए। ठीक है, तो पश्चिमी क्षेत्र में आपका लद्दाख से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के आपका लद्दाख हो गया, हिमाचल हो गया और उत्तराखंड, यहाँ तक सीमा विवाद भारत और चीन के बीच में होता है। अगला आता है मध्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्र में दोस्तों आपका सिक्किम पड़ता है। सिक्किम जहाँ पे चुम्बी घाटी और नाथुला दर्रा, ये आपको मेन लोकेशन यहाँ पर दिख रही होगी मैप के अंदर, ये एक काफ़ी विवादित हिस्सा माना जाता है। और यहीं पे दोस्तों आपका भूटान पड़ता है। तो भूटान के पास एक डोकलाम वैली है, वहाँ पर भी विवाद आपको देखने को मिला पिछले दिनों। और तीसरा क्षेत्र आपका पूर्वी क्षेत्र पड़ता है, जहाँ भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्र है, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो एरिया है, वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और में लेकर चीन को। तो चीन दोस्तों क्या करता है ना, बेसिकली चीन ने जब तिब्बत पर कब्जा कर लिया, ये आपका जो पार्ट दिख रहा है ना, ये पूरा पार्ट तिब्बत ही है, ये तिब्बत ही है, चीन का कभी हिस्सा नहीं था। ये एक स्वायत्त क्षेत्र हुआ करता था पहले, लेकिन चीन ने इस पर हमला करके कब्जा कर लिया इसको, और अब वो उसको अपना पार्ट बोलता है, जबकि एक स्वायत्त क्षेत्र हुआ करता था तिब्बत।
तो दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश है ना, उसको हमेशा से चीन अपना दक्षिणी तिब्बत कहता रहा है। तो इस चीज़ को लेकर भी भारत और चीन के मध्य विवाद है। और यहाँ पर देखेंगे कि भारत और चाइना जो सीमा रेखा शेयर करते हैं, उनकी कुल लंबाई है 3488 किलोमीटर। यह पूर्व में आपका भारत चीन म्यांमार जो ट्राई जंक्शन है वहाँ से लेकर के पश्चिम में काराकोरम दर्रे तक, यहाँ पे आपका काराकोरम पड़ेगा। तो काराकोरम दर्रे तक विस्तृत है। इस सीमा पर ऐतिहासिक हॉट पॉइंट्स निम्नलिखित हैं जो आपने देखा। दौलत बेग ओल्डी एक हवाई पट्टी है, भारत द्वारा बनाई गई है। ये शायद दुनिया का सबसे ऊंची हवाई पट्टी, शायद नहीं सच में दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी, क्योंकि हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो यहाँ पर दौलत बेग ओल्डी दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई पट्टी है, जहाँ पे भारत ने अभी पिछले दिनों अपने C-17 ग्लोब मास्टर जैसे हैवी वेट लिफ्टिंग विमान को उतारा था। तो दौलत बेग ओल्डी लद्दाख में है, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। अब सुर्खियों में क्यों रहा, इसको देख लेते हैं। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके समीप सीमा पर झड़पों की सूचना मिली भारत और चीन के सैनिकों के मध्य, ठीक है। कहाँ पर? तवांग सेक्टर, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में ही तवांग है। तो इस रीजन को ये आपका है। तो तवांग सेक्टर में जो है चीज़ें देखने को मिली। ये आपका तवांग आपको दिख गया होगा, तवांग यहाँ पर, ये यहाँ पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच अभी झड़प देखने को मिली। तो भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, इसको देखेंगे। तो भारत और चीन के बीच जो है पूरी तरह से सीमा स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं है, इसलिए विवाद है। कोई स्पष्ट सीमा रेखा, जैसे पाकिस्तान के साथ भारत का पूरा जो बाउंड्री है उस पर स्पष्ट है सीमा रेखा, लेकिन कुछ जैसे कक्ष क्षेत्रों में विवाद, या जम्मू कश्मीर में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में भी विवाद है। लेकिन लगभग पाकिस्तान और भारत की जो सीमा रेखा है वो स्पष्ट है, चीन की तरह नहीं है। क्योंकि चीन में बहुत सारा पहाड़ी रीजन है, उत्तरी क्षेत्र भारत का पूरा पहाड़ी रीजन है, तिब्बत का पूरा पठार है, बहुत ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, बहुत हाइट पे बहुत नीचे वैलीज हैं, इसलिए यहाँ सीमांकित करना भी थोड़ा सा कठिन है। तो इसलिए भारत और चीन के बीच विवाद है, क्योंकि सीमांकित क्षेत्र नहीं है। इसके लिए हमारे सीमा पर कुछ हिस्सों को लेकर के जो पारस्परिक रूप से कोई सहमत LAC भी नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कोई जो है बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे। देखिए 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ, जिसमें भारत को बमुश्किल हार झेलना पड़ा था, तो उसके बाद से जो LAC का कंसेप्ट है वो अस्तित्व में आया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक विभाजन की सीमा रेखा पड़ती है, ठीक है। और भारत और चीन के बीच मैंने आपको बताया कि 3 क्षेत्रों में विवाद है। पश्चिमी क्षेत्र जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, जिसमें हिमाचल और उत्तराखंड भी आ जाते हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र में आपका सिक्किम पड़ता है, तो सिक्किम विवादित क्षेत्र है। पूर्वी क्षेत्र आपका नेफा अरुणाचल प्रदेश, उसको भी मैंने आपको दिखाया ही था। देखो पश्चिमी क्षेत्र में क्या है कि लद्दाख वाले रीजन में यहाँ पर सीमा विवाद पूरी तरह से 1860 के दशक में अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित एक जॉनसन रेखा थी, उससे संबंधित है, जो कि क्युनलुन पर्वत तक विस्तृत थी। अक्साई चीन को जम्मू कश्मीर की तत्कालीन रियासत में शामिल करती थी। तो हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान ना, वो भी बहुत हरामखोर देश है, उसने अक्साई चीन इंडिया चाइना को दे दी थी, हमसे विवाद को चीन से पैदा करने के लिए। हालांकि हमारा चीन का तो सीमा रेखा विवाद वर्षों से है। और देखो लद्दाख क्षेत्र में भारत का क्या रुख है। देखो दोस्तों, भारत जो है ना, भारत द्वारा जॉनसन रेखा को मान्यता प्रदान करते हुए अक्साई चीन पर अपना राज्य क्षेत्र होने का दावा किया गया था। और चीन का रुख इसमें यह है लद्दाख क्षेत्र पे कि चीन इस रेखा को स्वीकृति प्रदान नहीं करता। जो जॉनसन लाइन है लद्दाख में भारत और चीन के बीच, उसको चीन स्वीकृति नहीं देता है, और इसकी बजाय वह मैकडोनाल्ड लाइन्स को स्वीकार करता है, ठीक है। मैकडोनाल्ड रेखा को स्वीकार करता है, जो कि अक्साई चीन को उसके नियंत्रण में दर्शाती है। जो मैकडोनाल्ड लाइन है वह अक्साई चीन को चाइनीज हिस्से में दिखाती है, लेकिन जॉनसन लाइन भारतीय हिस्से में अक्साई चीन को दिखाती है। अब मध्यवर्ती क्षेत्र में क्या है,
मध्यवर्ती क्षेत्र आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो ये इसमें सिक्किम भी आप शामिल कर ही सकते हैं। तो इस क्षेत्र में अत्यल्प विवाद है। इस अंचल में बाड़ाहोती जो कि चमोली में है, उत्तराखंड में एक जगह है, उसके मैदानी इलाकों को छोड़कर एलएसी पर कोई विशेष विवाद नहीं है। तो मध्यवर्ती क्षेत्र में चीन और भारत के बीच बहुत ज़्यादा विवाद नहीं है। भारत और चीन परस्पर आदान प्रदान किए गए मानचित्रों पर व्यापक रूप से मध्यवर्ती क्षेत्रों में सहमत हैं। देखो, पूर्वी क्षेत्र की जो कहानी है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का हिस्सा ले सकते हैं। सॉरी, मैं आपसे थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे मैंने मध्यवर्ती क्षेत्र में सिक्किम को शामिल किया था, जबकि मध्यवर्ती क्षेत्र में आपका हिमाचल और उत्तराखंड शामिल होंगे। ठीक है, मैप के अंदर आपको मैंने अच्छे से दिखाया, उसको देख लेना। तो पूर्वी क्षेत्र में नेफा होगा। ठीक है, तो इस क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में क्या है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाले हिस्से में पूरा विवाद 1914 में चीन, भारत एवं तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच शिमला जो बैठक हुई, उसमें निर्धारित जो मैकमोहन लाइन थी अरुणाचल प्रदेश में, उससे संबंधित है। तो मैकमोहन लाइन कभी आपसे पूछे तो आप बता देना कि मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच विवादित सीमा रेखा है। ठीक है, अब इसमें भारत का दावा यह है पूर्वी क्षेत्र में कि मैकमोहन रेखा के अनुसार तवांग सेक्टर का भारत का अभिन्न हिस्सा है। तवांग क्षेत्र भारत का अभिन्न हिस्सा है, ये भारत मानता है मैकमोहन लाइन के अनुसार। और चीन का दावा है कि तवांग सेक्टर उसका है, यानी कि दक्षिणी तिब्बत का पार्ट है अरुणाचल प्रदेश, इसलिए वो तवांग सेक्टर को अपना पार्ट मानता है। ठीक है, अब भारत और चीन के बीच जो विवाद निपटान तंत्र है उसकी बात थोड़ी सी कर लेंगे हम लोग। देखो, भारत और चीन के बीच ना 1993 में एलएसी पर शांति एवं संयम बनाए रखने के लिए समझौता हुआ 1993 में। फिर 1996 में एलएसी पर सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपायों पर समझौता थोड़ा सा होता है। फिर 2015 आता है, 2005 आता है। फिर एलएसी में सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपायों के क्रियान्वयन को लेकर के साधनों पर प्रोटोकॉल होता है, नियम बनाए जाते हैं। फिर 2012 में भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय हेतु एक कार्यकारी तंत्र की स्थापना पर समझौता होता है। फिर 2013 से क्या होता है कि सीमा रक्षा सहयोग समझौता होता है भारत और चीन के बीच। तो ये विवाद निपटान तंत्र है भारत और चीन के बीच, जो सीमा रेखा विवाद है उसको लेकर के। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे भारत और चीन के बीच कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, उसकी चर्चा करेंगे। देखो, भारत और चीन ऐतिहासिक रूप से रेशम मार्ग से भारत और चीन के बीच प्रमुख व्यापार मार्ग के रूप में कार्य करता था। क्या रेशम मार्ग? देखो, रेशम मार्ग क्या था कि प्राचीन काल में प्रथम शताब्दी के आसपास, प्रथम शती के आसपास क्या है कि चीन में ही रेशम की खोज हुई और काफ़ी वर्षों तक चीन ने पूरी दुनिया से रेशम का जो इन्वेंशन था उसको छुपाए रखा। उसके चीन के व्यापारी मध्य पूर्व तक जिस मार्ग से रेशम ले जाया करते थे, रेशम का व्यापार करते थे, उसी मार्ग को रेशम मार्ग का नाम दिया जाता था। तो भारत भी चूंकि इस क्षेत्र में आता था, जिसका आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, तो इस वाले हिस्से से ही होकर के रेशम मार्ग गुजरता था। ये आपका चीन हो गया, तो यहाँ से होकर रेशम मार्ग गुजरता था। तो पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, फिर मध्य एशिया में जाते थे लोग। तो भारत भी एक महत्वपूर्ण जो है जंक्शन पर स्थित था रेशम मार्ग से। तो इसलिए भारत और चीन के बीच प्रमुख जो है व्यापार मार्ग के रूप में रेशम मार्ग काम करता था। ठीक है, इसके अलावा रेशम मार्ग ने भारत से पूर्वी एशिया तक बौद्ध धर्म के प्रचार को भी आसान बनाया। तो रेशम मार्ग की वजह से क्या होता है कि भारत का जो बौद्ध धर्म था वह भी पूर्वी एशिया तक पहुंच सका, भारत की ये रेशम मार्ग की वजह से। ठीक है, भारत और चीन के साथ ये आपको मैंने बताया 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। भारत जो है सीमा के केंद्र में, इसमें केंद्र शासित प्रदेश आपका लद्दाख, जो कि आप 2019 से जब से धारा 370 हटी तब से लद्दाख एक स्वायत्त एक रीजन बन चुका है, एक यूनियन टेरिटरी है। इससे पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर के हिस्से के रूप में स्वीकार किया जाता था, जो कि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, उसका एक लद्दाख रीजन था। अब लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर लद्दाख बोला जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर नहीं आएगा। तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों से भारत और चीन की बीच में जो है सीमा रेखा लगती है। तो आप लोग याद रखना कि लद्दाख जो है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश जो है भारत और चीन के बीच सीमा लगती है इन क्षेत्रों में। अब जैसे कश्मीर आ सकता है आपके जो है
एग्ज़ाम के अंदर कि कश्मीर भी चीन से लगता है, तो आप बिल्कुल मना कर सकते हैं, क्योंकि कश्मीर नहीं लगता। यहाँ पर आप जो चीज़ मैंने इरेज की उसमें देख सकते हैं कि ये लद्दाख है, तो लद्दाख का पूरा यहाँ तक का क्षेत्र, ये पूरा लद्दाख है आपका। तो यहाँ तक अगर आ रहा है तो यहाँ तो चीन आता नहीं, यहाँ पाकिस्तान आ जाता है, ये पूरा क्षेत्र पाकिस्तान का है। तो अब जो है भारत की बाउंड्रीज जो है लद्दाख में चीन से लगेंगी, ये चीज़ आप याद रखना। हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ पे है, उत्तराखंड तो लगेगा ही लगेगा। बीच में आ जाता है एक अलग देश नेपाल, तो नेपाल उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों को ढक देता है। फिर सिक्किम आ जाता है, सिक्किम अपने देश का एक राज्य है। भूटान फिर से एक देश आ जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते ही अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, जिसको चीन जो है दक्षिणी तिब्बत के नाम से बोलता है। ठीक है, देश की राजधानी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि भारत और चीन जो दोनों देश हैं उनके मध्य जो व्यापार है वह कितने अरब डॉलर का है। 135 अरब डॉलर से अधिक मूल्य का जो है बायलैटरल ट्रेड होता है भारत और चीन के बीच। अब चीन के साथ भारत का जो व्यापार घाटा है 100 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। किसी भी देश के साथ भारत का यह सबसे बड़ा एकल व्यापार घाटा है। दोस्तों, चीन जो है ना हमारे यहाँ गुड्स की एक डंपिंग करता है, हमारे यहाँ अपने सस्ते सामान जो है हमारे मार्केट के अंदर डाल देता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इकोनॉमी अगर उससे वीक है तो उसके जो सस्ते सामान हैं हम लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे। आज दोस्तों चाइनीज़ सामान हर घर में, भारत के हर घर में 2-4 सामान चाइनीज़ ज़रूर होंगे। आप जानते हैं कि बहुत ही रिजनेबल रेट में चाइनीज़ फ़ोन भी आने लगे हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ सैमसंग वगैरह 30,000 के फ़ोन में, 40,000 50,000 के फ़ोन में देती हैं, वह वो फीचर्स, वो चीज़ें चाइना 10 से 15,000 के फ़ोन में दे देता है। और उसके जो चाइनीज़ खिलौने, अभी जब आप बजट सेक्शन पढ़ेंगे या इकोनॉमिक सर्वे जो सेक्शन आप का इस चैनल पर चलाया जा रहा है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो खिलौना है ना, खिलौना टॉयज़ जिसको हमारे बच्चे खेला करते हैं, वो उसका जो आयात है चीन से बहुत बड़ी मात्रा में भारत को होता है। और दोस्तों ट्राइड एंड टेस्टेड जब किया गया चीन के खिलौनों का, तो काफ़ी खिलौने जो है मानकों पर खरे नहीं उतरे, भारतीय मानकों पर। तो इस हिसाब से अपनी सस्ती चीज़ों को चीन भारत में डंपिंग करता है। इस पर थोड़ी रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि अब ज़रूरत भी है, इसलिए लोग यहाँ पर चाइनीज़ सामान खरीदते हैं रिजनेबल रेट में। इकोनॉमी थोड़ी सी वीक है, लोगों के पास उतने पैसे नहीं कि महंगी चीज़ें प्रेफर कर सकें, महंगे टॉयज़ दे सकें अपने बच्चों को। तो चीन का देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात चीन के अंदर क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर उसने अपना विनिर्माण क्षेत्र, जो उसका जो विनिर्माण क्षेत्र का एक धाक है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि वो सस्ते सामान बेचता है पूरी दुनिया। अब अमेरिका और जापान जैसे देश नहीं खरीदेंगे सामान, या यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनके पास पैसा है। बाकी पूरा ग्लोब अगर देखें, बाकी तो लोग गरीब ही हैं। गिने चुने 10-12 देश, 15 देश नहीं खरीदेंगे, उससे थोड़ी हो जाता है कुछ। अब चीन के तकरीबन 200 के आसपास देश हैं दुनिया में, तो ज़्यादातर देश तो चाइनीज़ सामानों पर डिपेंड हो चुके हैं। तो इसलिए भारत के पास भी एक मौका है, भारत भी इस क्षेत्र में काम करे, कम से कम अपने ऊपर तो हम डिपेंडेंट हो जाएं। जो हमारे गवर्नमेंट की आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है, उसके तहत हमें भी इन सब चीज़ों को बना करके चाइनीज़ सामानों के आयात पर रोक लगाने की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि सॉलिड वेस्ट मटेरियल भी तो जनरेट होता है। जब कोई चीज़ आती है हमारे यहाँ तो ठोस अपशिष्ट भी तो बनता है, जैसे लेड हो गया, शीशा हो गया, मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी होती हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। ठीक है, तो उसको भी गलाने में हमारे पर्यावरण को भी तो बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। तो इसलिए कुछ ऐसा करें कि हम अपनी चीज़ें खुद बनाएं, अपनी ज़रूरतों के सामान, आत्मनिर्भर बने, सेल्फ रिलायंट बने। सेल्फ रिलायंट जो मूवमेंट है भारत का, आत्मनिर्भर भारत अभियान बहुत अच्छा है, इसमें काम करने की ज़रूरत है। फिलहाल आगे देखते हैं। देखिए, दिल्ली और बीजिंग, अहमदाबाद ग्वांगझू, बेंगलुरु चेंगडू, कोलकाता कुनमिंग, चेन्नई ग्वांगझू सिस्टर सिटी के रूप में संबंध साझा करते हैं। दिल्ली आपका भारतीय राजधानी है, बीजिंग चाइना राजधानी है, अहमदाबाद भारत का क्षेत्र है, भारत का जो है जिला है, आप जानते हैं गुजरात में है, और ग्वांगझू चीन का सिटी है। तो इन सब के बीच एक संबंध जो है सिस्टर सिटी के रूप में एक जो है संबंध साझा करते हैं। वहीं गुजरात और ग्वांगडोंग प्रांत और तमिलनाडु फुजियान प्रांत के बीच सिस्टर प्रोविंशियल संबंध है। तो ये भारत का अपना जो है चीन के बीच रिलेशनशिप है। अब दोनों देश जो है भारत और चीन ब्रिक्स जो संगठन है
जिसमें भारत आपका आता है, दक्षिण अफ्रीका आता है, ब्राज़ील आता है, ठीक है, और चाइना आता है। तो ब्रिक्स कंट्रीज़ की मेंबरशिप है ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की दोनों देशों के पास। फिर संघाई सहयोग संगठन आपका आता है, ठीक है। तो संघाई सहयोग संगठन के भी दोनों देश सदस्य हैं। भारत और चीन और रूस एक को लेकर के एक संगठन बना है रिक। तो रिक के भी दोनों देश मेंबर हैं। WTO में तो दोनों देश मेंबर ही हैं, विश्व व्यापार संगठन के। संयुक्त राष्ट्र संघ और G20 जैसे बड़े संगठन हैं, उसके मेंबर दोनों देश हैं। तो दोनों देश काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं, तो उन सबको देखेंगे। और अब दोस्तों आ गए हैं हम लोग वन चाइना पॉलिसी में। तो वन चाइना पॉलिसी को थोड़ा सा डिस्कस करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि थंबनेल में आपके वन चाइना पॉलिसी है। देख लेते हैं वन चाइना पॉलिसी क्या है। देखो दोस्तों, पिछले वर्ष ना USA की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर्स रही नैन्सी पेलोसी। आप जानते होंगे काफ़ी चर्चा में रहा था ये मुद्दा। तो USA के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी। उन्होंने कहाँ की यात्रा की? ताइवान की। और ताइवान की यात्रा करने से चीन उनकी यात्रा से जो है चिढ़ गया, क्योंकि वन चाइना पॉलिसी जो है चीन की, उसका उल्लंघन हुआ। अब आपको अगर वन चाइना पॉलिसी थोड़ा सा बताऊं तो वन चाइना पॉलिसी देखो ये है कि ताइवान जब आप देखेंगे तो ताइवान एक क्या है कि आइलैंड नेशन है, वो अपने आप को स्वतंत्र मानता है। लेकिन चीन क्या है कि चीन उसको खुद से स्वतंत्र देश के रूप में कंसीडर नहीं करता, ठीक है। तो ताइवान चीन कहता है कि ताइवान हमारा क्या है कि एक हिस्सा है, ठीक है, तो हमारा ही देश है, ताइवान कोई अलग से देश नहीं है। तो जब अगर किसी को ताइवान से रिलेशन रखना है, इसका मतलब अगर आप हमसे रिलेशन रखते हैं तभी आपका ताइवान से कोई रिलेशन हो सकता है। अब जैसे ताइवान को ऐसे कंसीडर करता है चाइना, जैसे भारत को जम्मू कश्मीर को भारत कंसीडर करे। अब भारत से जम्मू कश्मीर के से किसी को व्यापार करना होगा तो उसको तो दिल्ली से बातचीत करनी होगी। अब ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से आपको बात करनी पड़े, ठीक है, या कोई पाकिस्तानी मेंबर या जो भी वहाँ के संसद सदस्य वगैरह अगर विजिट करना चाहते हैं इंडिया में, तो वो डायरेक्ट इंडिया आएंगे ना कि चीन ये अपना जम्मू कश्मीर चले जाएंगे या लद्दाख चले जाएंगे। तो इस हिसाब से ताइवान को चीन अपने से अलग नहीं मानता, इसलिए उसको एक चीन के एक हिस्से के रूप में ही मानता है। तो इसलिए वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन किया जो नैन्सी पेलोसी, जो कि US की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर थी, वहाँ पर उन्होंने दौरा किया ताइवान के अंदर। अब देखो दोस्तों, अमेरिका जो है 1970 के दशक से ताइवान को चीन के हिस्से के रूप में मान्यता देता है और चीन की वन चाइना पॉलिसी का जो है वो समर्थन भी करता है अमेरिका। लेकिन फिर भी अमेरिका ताइवान को एक अलग हिस्से के रूप में क्यों कंसीडर करना चाहता है, उसके पीछे कुछ कहानी है। देखिए, कहानी हम समझेंगे, आगे बढ़िए। ये ताइवान के साथ उसके अनौपचारिक संबंध हैं, फॉर्मल रिलेशंस हैं अमेरिका के। ताइवान के साथ उसकी इस नीति को रणनीतिक या इरादतन अस्पष्टता की जो है रणनीति के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, सेमीकंडक्टर्स आप जानते होंगे, मोबाइल के अंदर जो चिप बनता है या लैपटॉप के अंदर सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा उपयोग होता है, और ये सब चीज़ें जानते हैं बहुत महंगा है। और सेमीकंडक्टर का एक हब के रूप में पूरी दुनिया में फेमस है ताइवान। तो सेमीकंडक्टर आज के समय में टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सेमीकंडक्टर का भंडार उसके पास होने की वजह से अमेरिका ताइवान से रिलेशन अलग से रखता है, चीन से छुप छुपा करके। लेकिन इस बार तो उसने हद ही कर दी। नैन्सी पेलोसी, जो उसकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर थी, उसको उसने डायरेक्ट ताइवान में उतार दिया बिना चीन से परमिशन लिए। तो इसलिए थोड़ा सा विवाद जो है वो गहमागहमी हो गया। अब देखो, आइलैंड चेन स्ट्रेटजी है चाइना की, वो अमेरिका की। तो उसके तहत भी ताइवान जो अमेरिका की आइलैंड चेन की जो स्ट्रेटजी है उसका हिस्सा मानता है। तो आइलैंड चेन स्ट्रेटजी जो अमेरिका की है, उसमें देखिए कौन कौन से आइलैंड आपके, देखो जिबूती को भी वो कंसीडर करता है आइलैंड चेन के अंदर। फिर आपका आता है डिएगो गार्सिया, जो कि ब्रिटिश की टेरिटरी है हिंद महासागर में, वो भी है। और ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का, ये तो चाइनीज़ पार्ट है, ये तो चाइनीज़ है ग्वादर पोर्ट वगैरह चाइनीज़ है। यहाँ पे आपको झंडे से समझ सकते हैं। जिबूती में जो है अमेरिकन सैन्य अड्डा है। उसके बाद डिएगो गार्सिया में भी अमेरिका बगल में खड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट,
ये उसका जो है आइलैंड चेन स्ट्रेटजी है उसका हिस्सा है। ठीक है, अमेरिका जो है छोटे छोटे आइलैंड्स को अपना सैन्य अड्डे के रूप में पूरी दुनिया में इस्तेमाल करता है, यही है उसकी आइलैंड चेन स्ट्रेटजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि ये आपका पूरा विवाद रहा ताइवान। अब ताइवान को लेकर के क्या है, ताइवान द्वीप यूएसए की जो फर्स्ट आइलैंड चेन का हिस्सा है। ये मैंने आपको आइलैंड की जो चेन है वो बता दिया। अब चीन की नीति क्या है उसको देख लो आप, मैंने आपको बता ही दिया लेकिन फिर भी आप देख लो। अब ये क्या है कि एक नीति इस तथ्य की स्वीकृति है कि अलग अलग चीनी गणराज्यों के बजाय चीन की केवल एक ही सरकार है। ठीक है, ताइवान वगैरह कुछ नहीं है। इसके अलावा इस सिद्धांत के तहत विश्व के देश ताइवान, तिब्बत, हांगकांग, सिंजियांग जैसे विवादित राज्य क्षेत्रों को चीन की मुख्य भूमि का ही एक अविभाज्य हिस्सा मानते हैं। सिंजियांग आपके जो है गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन में है, लद्दाख के जस्ट ऊपर सिंजियांग पड़ता है, चीन का एक प्रांत है। हांगकांग चीन के जो है साउथ चाइना सी में पड़ता है, दक्षिणी हिस्से में चीन के। तिब्बत आप जानते हैं, तिब्बत पर 1952 में चाइना ने कब्जा कर लिया था। और ताइवान के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि एक आइलैंड है। अब फर्स्ट आइलैंड चेन के बारे में भी थोड़ा सा देख लो। फर्स्ट आइलैंड चेन में क्या है, कुरिल द्वीप समूह है जो कि जापान और रशिया के बीच एक विवादित हिस्सा है। आइलैंड की छोटी छोटी पट्टियां हैं और ये आपका जापान द्वीप समूह और रईकू द्वीप, ताइवान, उत्तर पश्चिमी फिलीपींस शामिल। ये चेन जो है क्या बोर्नियो तक जाती है। बोर्नियो दोस्तों इंडोनेशिया का एक पार्ट है, बोर्नियो आइलैंड, तो वहाँ तक एक जाती है। अब ये जो चेन है इसको पहली पंक्ति बोला जाता है रक्षा की। ये पूर्वी चीन सागर, फिलीपीन सागर, दक्षिण चीन सागर और सुलू सागर के बीच समुद्री सीमाओं के रूप में काम जो है ये करती है। ठीक है, अब इसके जो है अंदर होता क्या है कि चीन पाकिस्तान अमेरिका अपना सैन्य अड्डा इन आइलैंड्स पर बनाता है। ठीक है, 1951 में अमेरिका द्वारा तैयार की गई थी आइलैंड चेन स्ट्रेटजी, उसका ये सब एक हिस्सा है। इसमें क्या होता है कि पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में नौसैनिक अड्डों की एक श्रृंखला बनाकर तत्कालीन सोवियत संघ जो यूएसएसआर था, जो कि 1991 में विघटित हो गया और चीन को रोकने का प्रयास करता है जो यूएसए है, अमेरिका है। और इसका उद्देश्य इन दोनों देशों की समुद्र तक पहुंच को रोकना था, जो कि 1951 में इसकी जो आइलैंड चेन स्ट्रेटजी बनाई गई थी। अब ताइवान का भारत के संबंध में क्या रिलेशन है, क्या नीतियां हैं उसको देख लेते हैं। देखो, भारत जो है 1949 से चीन की एक नीति का पालन करता है, यानी कि ताइवान से भारत की कोई रिलेशनशिप नहीं है। अभी तक ताइवान के साथ उसका कोई औपचारिक संबंध नहीं है भारत का। इसके अलावा 1995 में भारत और ताइवान ने राजनयिक कार्यों के लिए एक दूसरे के यहाँ कार्यालयों की स्थापना की थी। ये कार्यालय मुख्य रूप से वाणिज्य, संस्कृति और शिक्षा पर केंद्रित हैं। हालांकि 2010 में भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी आक्रामकता में वृद्धि को देखते हुए एक चीन नीति का अनुसरण करना त्याग दिया, यानी कि 2010 से इंडिया ने चीन की वन चाइना पॉलिसी का अनुसरण करना त्याग दिया है। ठीक है, अब चीन की वन चाइना पॉलिसी को भारत नहीं मानता। तब से भारत ने ताइवान के साथ दोहरे कराधान, व्यापार बचाव समझौते और द्विपक्षीय निवेश संधि पर भी भारत ने हस्ताक्षर किया है। तो ये चीज़ आप याद रखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका वन चाइना पॉलिसी हो गया, आइलैंड जो चेन स्ट्रेटजी है वो भी हो गया, चीन और ताइवान के बीच, भारत और चीन के बीच जो विवादित सीमा है वो भी, उसका डिस्कशन हमने किया। और आज की वीडियो में हम रुकेंगे यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। और PT 365 का जो महत्व है आप लोगों को बता दूं कि इससे ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चंस फंसते हैं और बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव वे में, पूरा समग्र रूप से हम PT 365 को डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए अभी एक एक वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं सभी सेक्शंस के, चाहे वो पर्यावरण हो, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो आज हमने पहले वीडियो के रूप में आपको दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अपनी तैयारी को धार देते रहिए। अब यहीं पर रुकेंगे और आगे फिर किसी नए सेक्शन में मिलेंगे आपसे और डिस्कस करेंगे कुछ और अच्छा सा करंट अफेयर्स आपके लिए। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई को ध्यान में रखते रहिए। अब आप लोग कम से कम 13-14 घंटे पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक महीने
ही बचा है अब एग्ज़ाम के लिए। तो आपका याद रखना कि आप लोग 14 मई को उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हैं और 28 मई को आपका यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की जो सीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है वो आपका प्रस्तावित है। तो उसके लिए आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए और छोटे मोटे जो एग्ज़ाम्स होंगे ईपीएफओ वगैरह जो भी होंगे तो उसके लिए भी करंट अफेयर्स काफ़ी मददगार साबित होगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए और फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्ट्रेटजी में। थैंक यू सो मच।